नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के पहले क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज नए चैप्टर लेकर मैं आया हूं, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं परिभाषा से कि आखिर हम सरफेस केमिस्ट्री को, पृष्ठ रसायन को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सरफेस और इंटरफेस मतलब पृष्ठ तथा अंतरा पृष्ठ में होने वाली घटनाओं का अध्ययन होता है। तो पृष्ठ तो हम लोगों ने समझा कि कोई पदार्थ है, उसकी जो सतह होती है उसे पृष्ठ कहते हैं। लेकिन अंतरा पृष्ठ क्या होता है? तो हम देखते हैं कि दो पदार्थ को पृथक करने के लिए जो सीमा है वही अंतरा पृष्ठ कहलाती है। जैसे मान लीजिए ठोस है और ठोस से जो है अटैच आपका द्रव या गैस है, तो दोनों को अलग करने वाला जो डिमार्केशन लाइन है, जो सीमा है, उसी को हम इंटरफेस या अंतरा पृष्ठ कहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। पहले हेडिंग कर दें हम। थोड़ा सा थ्योरेटिकल और समझने वाला चैप्टर है, तो हम इसकी परिभाषा इस रूप में देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सरफेस पृष्ठ तथा इंटरफेस अंतरा पृष्ठ में होने वाली घटनाओं का अध्ययन होता है। तो हम बात करने वाले हैं अंतरा पृष्ठ की। इंटरफेस तो अंतरा पृष्ठ दो पदार्थों को सेपरेट करने वाली सीमा, या हम दो पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा अंतरा पृष्ठ कहलाती है। तो हम लिखेंगे दो पदार्थों को पृथक करने वाली सीमा अंतरा पृष्ठ कहलाती है। तो हमने इस प्रकार से पृष्ठ रसायन की परिभाषा दी। सबसे महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन। हम लोग भली भांति एक टर्म जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण को समझा है और देखा है, लेकिन एक टर्म अधिशोषण, एडजॉर्प्शन,
हम इसे पहले समझेंगे, फिर हम अवशोषण समझेंगे और दोनों में अंतर भी समझेंगे। तो हम हेडिंग करते हैं एडजॉर्प्शन। अधिशोषण। तो अधिशोषण किसे कहा जाता है? तो हम इस रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी पदार्थ हो सकता है, वह ठोस पदार्थ हो, इसके संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु जो ठोस पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं और उसके मतलब सतह पर चिपक जाते हैं, इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के जगह आप ठोस भी लिख सकते हैं, संपर्क में आने वाले द्रव तथा गैस जो पदार्थ की ओर आकर्षित होकर उसकी सतह पर चिपक जाते हैं, यह घटना अधिशोषण कहलाती है। फिर से हम इस परिभाषा को समझते हैं कि किसी पदार्थ के रूप में हमने ठोस लिया, उसके संपर्क में आने वाले गैस और द्रव उस पदार्थ की ओर आकर्षित होकर उसके सतह पर चिपक जाते हैं, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। तो इसे और भी अच्छे से हम समझ पाएंगे कि इसके कुछ उदाहरण लें। जैसे एक उदाहरण की हम चर्चा करते हैं, हम सिलिका जेल देखे हैं। बहुत सारा ऐसा आप जो है डिवाइस खरीदते हैं, कंप्यूटर डिवाइस या अन्य कोई भी जो है, जैसे जूता आप खरीदे तो उसमें देखिएगा कि उजला उजला छोटा छोटा पाउच रहता है। तो ये जो पाउच है वह सिलिका जेल है उसमें, और वो किस लिए दिया जाता है कि जो जल के अणु हैं जो कि उस वस्तु को खराब नहीं कर दे, तो उसे अब अधिशोषण के लिए यह सिलिका जेल का पाउच दिया जाता है। तो ये उदाहरण हो जाएगा सिलिका जेल द्वारा जल के अणु का अधिशोषण। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है केमिकल फैक्ट्रीज सब में कि मास्क लगा करके मजदूर काम करते हैं, क्योंकि जो हानिकारक गैस हैं, तो जो मास्क रहता है उसमें चारकोल का लेयर रहता है, तो जो हानिकारक गैस हैं वह गैस उस चारकोल के लेयर को पार नहीं कर पाते हैं, वहीं वो अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इससे मजदूर के मतलब को किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे जंतु चारकोल का बना हुआ जो है लेयर है, और वहाँ उससे होते हुए हम जो शर्करा का निर्माण हमने चीनी का कच्चा जो होता है उस अवस्था में, तो उसमें जब उसे पास करवाते हैं हम जंतु चारकोल से, तो हम देखते हैं क्या कि पहले तो उसका रंग धुंधला रहता है, लेकिन जैसे ही वो जंतु चारकोल के लेयर से वो पास करता है तो बहुत ही उसमें जो है मतलब लाइट आ जाता है, जो धुंधला कलर है वह जो है समाप्त हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। एक और उदाहरण की बात करेंगे हम कि जैसे प्लैटिनम हम देखते हैं, तो प्लैटिनम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, यह भी एक जो है उदाहरण हो सकता है।
तो हम सारी चर्चा करेंगे। पहले हम जो है अधिशोष की बात करें, एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है। तो अधिशोष और अधिशोषक तब हम उदाहरण की चर्चा करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अधिशोष, एडजॉर्बेट, तो आखिर एडजॉर्बेट क्या होता है। तो एडजॉर्बेट वह पदार्थ है जो कि किसी ठोस पदार्थ या अन्य जो पदार्थ है, चाहे द्रव हो, उसके पृष्ठ पर सांद्रित हो जाए, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वह पदार्थ के पृष्ठ पर सांद्रित होता है। तो हम लिखेंगे वह पदार्थ जो ठोस और द्रव के पृष्ठ पर सांद्रित होता है। तो हम उदाहरण स्वरूप लेंगे, जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर गैस लेना चाहें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियन है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ETC कर देते हैं। और वही हम अगर द्रव या सीधे लिख दें बिलियन, विलियन के रूप में उदाहरण लेना चाहें तो हम देखेंगे जो NaCl है, KCl है, ये सब उदाहरण हो सकते हैं। ETC कर देते हैं। और जैसे ही हमने अधिशोष से समझा कि जो पदार्थ आकर चिपक जाते हैं वो हो गए अधिशोष, और जिसमें चिपकते हैं वो हो जाएगा अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। तो पहले हम हेडिंग कर देते हैं एडजॉर्बेंट, अधिशोषक। एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर चिपक जाते हैं या अन्य पदार्थ आकर सांद्रित हो जाते हैं। तो लिखेंगे हम वे पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर सांद्रित हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो अधिशोषक कहलाते हैं। तो अधिशोषक के रूप में हम जो है जैसे सिलिका जेल ले सकते हैं या धातु को ले सकते हैं, कोलाइड ले सकते हैं, ये सब उदाहरण हो जाएंगे। सिलिका जेल, धातु, कोलाइड, ETC।
तो इस प्रकार से हमने अधिशोषण और अधिशोष्य अधिशोषक इसको समझा। अब हम अधिशोषण के कुछ उदाहरण लेंगे। तो पहले हम इसे एक छोटा सा जो है डायग्राम के माध्यम से समझें कि ये जो हो गया इसे आप अधिशोषक कहेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर इसके सतह पर जो बाहरी अन्य पदार्थ आकर चिपक जा रहे हैं ये अधिशोष्य हो गए। और ये जो प्रक्रिया हुई इसे हम अधिशोषण कहेंगे। तो हम कुछ उदाहरण की बात ले कर रहे हैं। हेडिंग कर देते हैं अधिशोषण के उदाहरण। जो पहला उदाहरण जिसकी चर्चा हमने की थी कि सिलिका जेल द्वारा जल के अणु का अधिशोषण। सिलिका जेल द्वारा जल के अणु का अधिशोषण। हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें। जैसे हम चारकोल के बारे में चर्चा किए थे कि चारकोल की भिन्न गैस का अधिशोषण। गैस में बहुत सारा उदाहरण, आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया कोई भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे चारकोल की सतह पर गैसों जैसे N2O2 H2 NH3। तो हम चारकोल की सतह पर गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड का अधिशोषण। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे प्लैटिनम पर H2 का अधिशोषण। और एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब या कच्ची चीनी, कच्ची शर्करा को जंतु चारकोल की पट्टी से प्रवाहित करने पर शर्करा का रंगहीन होना, ये भी उदाहरण हो जाएगा अधिशोषण का। तो इस तरह से हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 उदाहरण हम लोगों ने लिया। अब हम बात करने वाले हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हेडिंग करेंगे, फ्रेश हेड करते हैं, मिटा देते हैं इसे। एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन टर्म ज्यादा फेमिलियर है। हम देखते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव और गैस के अणु किसी पदार्थ पर या ठोस पदार्थ ही ले सकते हैं के पृष्ठ पर ही चिपके नहीं रहते, बल्कि उसके बल्क में
उसके पिंड में, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हम लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें गैस तथा द्रव किसी पदार्थ जैसे ठोस के सतह पर ही नहीं चिपके रहते हैं, बल्कि उसके पिंड में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे उदाहरण स्वरूप हम एनहाइड्रस जो है लिखेंगे, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। तो हम बात करने वाले हैं अवशोषण की। तो जो अनाद्र है, इसमें जल के अणु नहीं मौजूद है। अब उसे हम जब जल की उपस्थिति, तो हमने देखा कि अनाद्र CaCl2 द्वारा जल के अणु या जल वाष्प के अणु का अवशोषण। तो जो जल वाष्प है वह इसके सतह पर ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि इसके पिंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब जो एक नई बात हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है शोषण, सॉर्प्शन जिसे कहा जाता है। तो वह क्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होती है। तो सॉर्प्शन हम बात करेंगे, शोषण। तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण साथ साथ होती हो। तो हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक चौक ले लेते हैं और उस चौक को हम स्याही में डुबाते हैं। मान लीजिए स्याही मेरा नीले रंग का है, तो चौक जो है जब उस स्याही में डुबाते हैं और निकालते हैं तो हम देखते हैं कि चौक जो उजले रंग का था मेरा, वह स्याही के रंग का हो गया, मतलब नीला हो गया। लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तो तोड़ने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो अंदर में उजला ही रंग व्याप्त रहता है। तो ये जो प्रक्रिया हो गई ये अधिशोषण हो गई। और जब उस चौक को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह स्याही उसके सतह पर ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके पिंड में प्रवेश कर जाता है। और यह जो प्रक्रिया हो गई वो अवशोषण हो गई। तो हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि लंबा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि जब चौक को, चलिए नीले रंग लिख देते हैं, नीले रंग की स्याही में डुबोया जाता है, तो उजला चौक नीला हो जाता है।
या लिखे अधिशोषण के कारण नीला हो जाता है। लेकिन उसे तोड़ने पर टुकड़ों के अंदर चौक का उजला रंग व्याप्त रहता है। क्लियर है? लेकिन या जब चौक को, यहां से ब्लू से हम लिखते हैं, जब चौक को लंबे समय तक उस स्याही में छोड़ा जाता है तो अवशोषण के कारण स्याही चौक के पिंड में चला जाता है और समान रूप से पूरे चौक में वितरित हो जाता है। तो हम इस उदाहरण को फिर से समझते हैं। ये बहुत ही फैमिलियर उदाहरण है, घर पे भी आप कर सकते हैं। एक खल्ली ले लीजिए और उस खल्ली को जो है इंक में डुबा दीजिए, तो जो इंक का रंग है उस चौक के जो है सतह पर आ जाएगा। लेकिन जब हम उसे तोड़ते हैं तो अंदर का रंग, जो चौक का उजला रंग है, वही दिखता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक उसे छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्याही का रंग है वह उसके पिंड में भी प्रवेश कर जाता है और समान रूप से वितरित हो जाता है। तो साधारण है, हाँ, सेंटेंस भले लंबा है कि जब चौक को नीले रंग की स्याही में डुबोया जाता है तो उजला चौक अधिशोषण के कारण नीला हो जाता है। लेकिन उसे तोड़ने पर टुकड़े के अंदर चौक का उजला रंग व्याप्त रहता है। जब चौक को लंबे समय तक उस स्याही में छोड़ दिया जाता है तो अवशोषण, यहाँ दो प्रक्रिया हम देखने जा रहे हैं। एक अधिशोषण हमने देखा और दूसरा अवशोषण देख रहे हैं, के कारण स्याही चौक के पिंड में चला जाता है और समान रूप से पूरे चौक में वितरित हो जाता है। एक और हम उदाहरण की बात करेंगे, जैसे चारकोल लेते हैं। तो चारकोल में अगर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो रहा है तो पहले तो उसके सतह पर ही वह सांद्रित रहेगा, लेकिन लंबे समय के बाद हम देखेंगे कि वो जो हाइड्रोजन है उस चारकोल के पिंड में भी चला जाएगा। तो ये अवशोषण की क्रिया हो गई। तो ये भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हम पढ़ा रहे थे शोषण, सॉर्प्शन। H2 गैस चारकोल के सतह पर पहले सांद्रित होता है, लेकिन बाद में या लेकिन कुछ समय पश्चात, आप लिख दीजिए,
कुछ समय पश्चात बाद में चारकोल के पिंड में चला जाता है। तो यह उदाहरण भी आपका सॉर्प्शन का उदाहरण है। चूंकि आधी प्रक्रिया जो हम देख रहे हैं कि H2 गैस का चारकोल की सतह पर पहले सांद्रित होना, ये अवशोषण हो गया, ये अधिशोषण हो गया। और जैसे ही हमने कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया तो चारकोल के पिंड में वह प्रवेश कर गया। तो ये जो प्रक्रिया हो गई ये अवशोषण हो गई। तो हमने दोनों प्रक्रिया को साथ साथ होते देखा, तो यह शोषण सॉर्प्शन का उदाहरण होगा। एक और टर्म है विशोषण। नाम से ही क्लियर है कि जो भी अधिशोष्य पदार्थ है, दैट मीन्स एड्जॉर्बेट है, वो एड्जॉर्बेट अगर अधिशोषक एड्जॉर्बेंट के पृष्ठ से हटाए जाते हैं, मतलब हटाने का प्रक्रम बहुत ही मतलब साधारण उदाहरण है कि घर में जो है आपका मैट वगैरह रहता है, तो उस मैट को जब कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो उसमें डस्ट जम जाता है, और जब उसे रिंज करते हैं, झाड़ते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारा डस्ट बाहर निकलता है। तो ये जो है डिसॉर्प्शन का उदाहरण हो जाएगा। तो विशोषण नया हेडिंग हम लोग करेंगे। विशोषण, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जो अधिशोष्य पदार्थ है, शोषक के पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया। तो अधिशोषक को अधिशोषक के तो अधिशोषक के पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। तो ये मेरा हो गया अधिशोष्य का मतलब एडजॉर्बेट, और अधिशोषक का मतलब एडजॉर्बेंट। एक और टर्म है ऑक्लूजन। हम हेडिंग कर लेते हैं ऑक्लूजन। चलिए ऑक्लूजन ही है, हिंदी टर्म इंग्लिश टर्म दोनों हमको लगता है सेम ही है। तो हम देखते हैं कि धातु है और धातु की सतह पर अगर गैस का अधिशोषण हो रहा है, हम लिखेंगे धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण ऑक्लूजन कहलाता है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन सबका डिटेल्स में हो गया, सारी बातें समझ में आ गई। हम जितना टॉपिक लेके चले थे कि हम अधिशोषण अवशोषण दोनों में डिफरेंस तक कर लेंगे कम से कम, लेकिन वहाँ तक नहीं हो पाया। चलिए, जितने भी टर्म रिलेटेड थे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से, तो आज हमने उसे कंप्लीट किया। कल हम लोग देखने वाले हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, और आगे का जो है फ्रेंडलिच का जो है रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पहला क्लास था पृष्ठ रसायन का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो स्टूडेंट जिनको मालूम नहीं है कि क्लास 12th का ऑनलाइन क्लास रनिंग है, तो वो आज पहला क्लास अगर अटेंड कर लेते हैं तो कल से वो कंटिन्यू रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप वॉच कर रहे हैं, पंकज यादव जी, ओम प्रकाश जी, मैनी मैनी थैंक्स टू यू।